चलिए, तो आज हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण को पढ़ने वाले हैं। प्रथम चरण हम लोग देख चुके हैं। 1930 से लेकर के 31 तक जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण हुआ उसको हम लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ पर द्वितीय चरण होता है। द्वितीय चरण में देखेंगे क्या क्या घटनाएं कैसे कैसे हुई हैं, और मुख्य रूप से जो शुरुआती दौर था सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण का जो शुरुआती दौर था उस समय बहुत सारी घटनाएं होती हैं, है ना। जैसे कि जनवरी फरवरी का जो महीना था, खास करके फरवरी में बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर होती है, तो उसको हमको समझना है। और फिर अंतिम में मतलब कि 1933 में हम लोग देखते हैं, नवंबर 1933 में गांधी जी का आगमन जब होता है हमारे छत्तीसगढ़ में, उस समय बहुत सारी घटनाएं होती हैं। मतलब गांधी जी के आगमन से ही बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं ना, तो उसको हमको पढ़ना होता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में बहुत कुछ विशेष, जैसे कि हम लोग पिछले चरण में क्या देखा, बहुत सारे जंगल सत्याग्रह हुए हैं, बहुत सारा आंदोलन है और बहुत कुछ हुआ है। तो द्वितीय चरण में उतना कुछ हमको ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हमको इसको पढ़ना होता है। यहाँ से सब प्रश्न बने हैं, प्रश्न पूछा जाता है ये सबसे। ये जो डिक्टेटर की नियुक्ति की गई थी, 8 डिक्टेटर यहाँ पर अभी पढ़ने वाले हैं, इनको देखेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण का मुख्य कारण क्या था, तो गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में गए रहते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे रहते हैं, लेकिन वहां से उनको कोई ऐसा विशेष आउटपुट मिलता नहीं है, विशेष कोई वहां से परिणाम नहीं निकलता है। इस वजह से क्या सोचते हैं कि दोबारा उनको क्या करना पड़ेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। इस प्रकार से ये होता है। तो अब देखो यहाँ पर फिलहाल तो वो सबको आप लोग भारत के इतिहास में पढ़ाओगे तो वहाँ डिटेल में बात करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से हमारे लिए जो चीज़ें हैं उसको विशेष महत्व देकर के हमको आगे पढ़ाना होगा। तो ये देखो यहाँ पर 8 डिक्टेटर बनाए गए थे, 8 डिक्टेटर की नियुक्ति यहाँ पर की गई थी। जिससे कि यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न को पहले समझिए, उसके बाद आपको वो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 14 जनवरी 1932 को छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस नेता को पूरे मध्य प्रांत के लिए डिक्टेटर चुना गया था। ठीक है, डिक्टेटर मतलब कि कार्यवाहक चुना गया था। अब यहाँ पर हमको बताना है किसको चुना गया था, है ना। तो इसका जो पहला जो डिक्टेटर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ला है। ये आंसर यही रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पंडित रविशंकर शुक्ला। इनको यहाँ पर डिक्टेटर बनाया गया था, पूरे मध्य प्रांत के लिए बनाया गया था ना, पूरे मध्य प्रांत के लिए एक डिक्टेटर यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाया गया था। और बाकी यहाँ पर इस प्रकार से लिस्ट हमको और देखने को मिलता है, जिसमें हम 8 नाम को पढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 8 नाम को हमको पढ़ना होता है। अब इसमें हो क्या रहा था, ये डिक्टेटर बोले या फिर इसको कार्यवाहक भी कह सकते हैं। वैसे कार्यवाहक इसका मतलब क्या है, देखिए ये कार्यवाहक का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पर किसी मतलब कहीं पर अगर नेतृत्व करते हुए यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल की गिरफ्तारी हो जाती है, पंडित रविशंकर शुक्ल की गिरफ्तारी अगर हो जाती है, अंग्रेज अगर गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल देते हैं, तो उस कंडीशन में नेतृत्व करने वाला कौन हो जाएगा, शंकरराव गनोदवाले। मतलब कि अगला लीडर कौन बन जाएगा, शंकरराव गनोदवाले। वहां पर किसी को लीडर चुनने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ पर चुन करके नाम दे दिया गया है कि अगर एक की गिरफ्तारी होती है तो दूसरा खड़ा होगा, दूसरा गिरफ्तारी होती है तो तीसरा खड़ा होगा, तीसरे गिरफ्तारी होती है तो चौथा खड़ा होगा। इस प्रकार से अलग अलग नाम हमको दिया गया है। तो वैसा यहाँ पर होता है, एक नेता गिरफ्तार हुए दूसरे आ जाएंगे, वो भी गिरफ्तार हुआ फिर तीसरा आ जाएगा। तो जो 8 डिक्टेटर नाम यहाँ पर दिया गया है ना, ये इसी क्रम में आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर इसी क्रम में, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखो यहाँ पर क्रम थोड़ा सा आपको गड़बड़ देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पर माधव प्रसाद परगनिया है। ठीक है, माधव प्रसाद परगनिया को आप यहाँ पर डालें तो ज़्यादा सुटेबल रहेगा। मतलब तीसरे के बाद जो चौथा क्रम यहाँ पर माधव प्रसाद परगनिया अगर हम रखते तो ज़्यादा सही रहता। लेकिन बहुत सारे बुक में मेरे को यही क्रम में देखने को मिला, नाम को इसी क्रम में दिया गया है, इसीलिए मैंने इसी क्रम में इसको लिखा हुआ है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो जनवरी में यहाँ पर इस प्रकार से पंडित रविशंकर शुक्ल की गिरफ्तारी है, फरवरी में ऐसा कुछ हमको देखने नहीं मिलता, मार्च देखो, जनवरी फरवरी फिर मार्च आ रहा है, फिर अप्रैल आ रहा है, फिर यहाँ पर मई आना चाहिए, और मई में हमको ये देखने को मिलता है, फिर यहाँ पर जून आता है। तो क्रम को थोड़ा देखेंगे तो उल्टा हुआ ऐसे आपको देखने को मिलेगा, पहले ये आना चाहिए फिर ये राधाबाई आता, पहले ये आएगा फिर राधाबाई आएगा, ऐसा टाइप से हमको देखने को मिलता है। तो आप चाहो तो इसको इसी क्रम में, इसको आगे पीछे करके भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, इसको आगे पीछे करके भी याद रखा जा सकता है, तो वो आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पर चाहें तो इस क्रम में भी हमको इसको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बुक में मैंने चेक किया तो यहाँ पर इसी क्रम में दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसी क्रम में इसको लिखा हुआ है। अब कुछ कारण होगा, कुछ विशेष कारण ऐसा तो होना चाहिए, फिर नहीं भी होगा, जिससे इसका मतलब नाम आगे पीछे हुआ है। चलिए फिलहाल इसको देखते हैं, है ना, उसके बाद आगे हम लोग इसको और समझेंगे। अब इनका नाम को याद रखने का एक छोटा सा मैंने यहाँ पर ट्रिक बनाया हुआ है, इसको आप लोग ऐसे ही अगर ट्रिक समझ में आता है तो याद रखिए, वरना डायरेक्ट इसका नाम याद रख लीजिए।
देखो यहाँ पर रवि और गंदा लिखा है, ठीक है, रविशंकर शुक्ला फिर गनौद वाले है, तो रवि गंदा है ना, रवि है गंदा लेकिन सुंदर है राधा, ठीक है, सुंदर है राधा, रवि है गंदा लेकिन सुंदर है राधा, माधव है मिश्र, है ना, माधव है मिश्रा, और इसके बाद यहाँ पर ब्रह्म की लक्ष्मी, ठीक है, ब्रह्म की लक्ष्मी। ऐसे टाइप से इसको ट्रिक बनाकर याद रख लीजिए अगर समझ में आ रहा है तो, हालांकि ऐसा कोई विशेष ट्रिक नहीं है, सिंपली मैंने नाम को लिख दिया है ना, रवि है गंदा तो सुंदर है राधा, माधव है मिश्रा तो ब्रह्म की लक्ष्मी। ऐसे टाइप से इसको रट करके थोड़ा सा याद रखेंगे, क्योंकि मैंने ऐसे ही याद रख लिया है और याद हो भी गया है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखिए, याद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इनको मतलब होता क्या है, इसको आगे हम समझते हैं। तो जो पहले कार्यवाहक हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, पहले जो कार्यवाहक हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, ये यहाँ पर नेतृत्व करते हैं, पूरे मध्य प्रांत का नेतृत्व इनके ऊपर ही रहता है। पूरे मध्य प्रांत का नेतृत्व करता कौन है, यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल है। अब इनको 29 जनवरी 1932 को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इसी दिन पेशावर दिवस के रूप में मनाते रहते हैं, ठीक है, जिस दिन पेशावर दिवस के रूप में मनाते रहते हैं, और उस दिन बड़ा सा सभा आयोजित करके भाषण वगैरह देते रहते हैं। तो इसी दौरान क्या करते हैं कि अंग्रेज आते हैं और इनको उठा करके जेल में डाल देते हैं, ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ला और उनके साथ 2-4 और लोग हैं, उनको भी उठा करके जेल में डाल देते हैं, लेकिन उनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसको नाम को छोड़ दिया है। यहाँ पर बस याद रखेंगे पंडित रविशंकर शुक्ल को 29 जनवरी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, ठीक, ये इस प्रकार से हुआ। अब इसके बाद कौन बन जाते हैं डिक्टेटर, शंकर राव गनोद वाले। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहले कार्यवाहक कौन है, तो रविशंकर शुक्ल याद रखेंगे। पूरे मध्य प्रांत के लिए किसको कार्यवाहक बनाया गया था, तो पंडित रविशंकर शुक्ल याद रखेंगे। पहला महिला कार्यवाहक कौन है पूछा जाएगा, मतलब पहला महिला डिक्टेटर कौन है पूछा जाएगा, तो यहाँ पर राधाबाई याद रखेंगे, ठीक है, राधाबाई आगे हम लोग देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल 29 जनवरी 1932 को गिरफ्तार हो जाते हैं, ठीक, इस दिन को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। तो अगले जो कार्यवाहक है वो शंकर राव गनोद वाले बन जाते हैं 30 मार्च 1932, ठीक है, 30 मार्च 1932 को इनकी गिरफ्तारी होती है, 30 मार्च 1932 को इनकी गिरफ्तारी होती है। अब इनके गिरफ्तार होने के बाद यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा को डिक्टेटर बनकर आगे आ जाते हैं, मतलब कि पहले नेतृत्वकर्ता बनकर के आगे आ जाते हैं। डिक्टेटर में तो पहले ही नाम है इनका कार्यवाहक में, तो नेतृत्व करने के लिए सामने आ जाते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। 19 अप्रैल 1932 को भी इनको गिरफ्तार कर लेते हैं, है ना, 19 अप्रैल 1932 को इनको भी गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर यहाँ पर राधाबाई आती हैं 13 जून। अब देखो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, डिक्टेटर में अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो राधाबाई याद रखेंगे। उसके बाद क्या है, पंडित रविशंकर शुक्ला याद रखेंगे। ये दो नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो श्रीमती राधाबाई है, इनका ये गिरफ्तारी का डेट याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछे भी जा चुके हैं। 13 जून 1932 को इनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देते हैं। जो राधाबाई है ये पूरे रायपुर नगर में इनका बहुत अच्छा खासा नाम था, इनको नगर माता के नाम से जाना जाता है, मतलब नगर दाई की या फिर नगर माता के नाम से इसको जानते हैं। रायपुर नगर की दाई या फिर रायपुर नगर की माता के नाम से इनको ये प्रसिद्ध है, ठीक है, रायपुर नगर की दाई के नाम से इनको जाना जाता था। पूरे नगर की सेवा करती थी ये, ठीक है, पूरे रायपुर नगर की सेवा करती थी और इसीलिए इनका नाम क्या दिया गया है, रायपुर नगर की दाई के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए, तो ये राधाबाई का नाम इस प्रकार से इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। तो इनको गिरफ्तार कर लेते हैं कब, 13 जून 1932 को। अब इसके बाद आता है माधव प्रसाद परगनिया। ये 5 मई 1932 को इनकी गिरफ्तारी होती है। तो अब यहाँ पर अगर सीक्वेंस ये नहीं बन रहा है, 5 मई है, मई के बाद इसे जून आता है, तो इसको आप चाहें तो यहाँ पर फिट कर सकते हैं। सुंदरलाल शर्मा के बाद यहाँ पर इसको फिट कर सकते हैं, मतलब ये माधव प्रसाद परगनिया को। तो इनकी गिरफ्तारी होती है। इसके बाद यहाँ पर रामनारायण मिश्र आते हैं, मतलब कि इनको हर्सुल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, रामनारायण मिश्र को, ये मिश्र है ना, ध्यान में रखेंगे, हालांकि मैंने ट्रिक में यहाँ पर मिश्रा लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये मिश्र हैं। तो रामनारायण मिश्र है जिसको हर्सुल के नाम से भी जानते हैं। इनको मतलब ये 31 जुलाई 1932 तक नेतृत्व को संभालते रहते हैं, नेतृत्व करते रहते हैं 31 जुलाई 1932 तक। और इनके द्वारा एक और विशेष काम किया जाता है, बम पत्र योजना बनाते हैं ये। रामनारायण मिश्र हर्सुल क्या करते हैं, बम पत्र योजना बनाते हैं, बम पत्र की योजना बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि कागज में जो विस्फोटक पदार्थ के चूर्ण को मिला करके, ठीक है, मतलब जो बारूद है उसको मिला करके ऐसे कागज में से एक बम पत्र बनाते थे। कागज में इस प्रकार से उसको लेप लगा करके एक बम पत्र बनाया करते थे।
अब जैसे ही वो बम मतलब बम पत्र में ऐसा होता था कि एक लिफाफे ऐसा मस्त उसको लिफाफे में पैक करके ऐसा रखा जाता था। अब जैसे ही उसको अगर खोला जाएगा ऐसे, तो वहाँ पर क्या होगा, वो जो बारूद उसके अंदर रखा गया है, उस पर बारूद उसको उसमें जो लेप लगाया गया है बारूद का, उस बारूद में घर्षण होगा और वहाँ पर वो आग जल जाएगा। ठीक है, अचानक से आग जलेगा। तो इस बम पत्र को जितने भी जो अंग्रेज थे उनके पास भेजा करते थे, एंड अंग्रेज अधिकारी जो भी यहाँ पर रहते थे रायपुर बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, उनके पास उसको भेज दिया करते थे। अब जैसे ही क्या करते थे वो लोग, जो अंग्रेज अधिकारी होते थे, वो लोग उसको खोलते थे कि देखते हैं क्या है इसमें, ऐसा सोच करके। तो वो जो बम पत्र होता था उसमें आग लग जाता था, तो आग लगने वजह से मुंह जल जाता था, हाथ पर जल जाते थे। तो ऐसी घटनाएं मतलब होता था। तो ये जो बम पत्र की योजना है ये कौन करते हैं, हर्षुल करते हैं, रामनारायण मिश्र हर्षुल के द्वारा ये बम पत्र की योजना को बनाया जाता है। ठीक है, तो एक थोड़ा सा आपको इसका नाम भी याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना। ये पंडित रविशंकर शुक्ल देख लिए, राधाबाई हम लोगों ने देखा, रामनारायण मिश्र हर्षुल हम लोगों ने देखा। तो इनका नाम इस प्रकार से आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर ये ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव या फिर बलदेव दुबे। ठीक है, ब्रह्मदेव या फिर बलदेव दुबे। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 31 जुलाई 1932 तक नेतृत्व इन्होंने संभाला। ठीक, इन्होंने संभाला, राम नारायण मिश्र हर्षुल ने संभाला। अब इसके बाद यहाँ पर यह हमको जानकारी नहीं है कि इनको पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया, पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया या फिर कुछ और कारणवश इन्होंने नेतृत्व संभालना यहाँ पर इनके द्वारा बंद किया गया, कोई और यहाँ पर नेतृत्वकर्ता आ जाते हैं। तो ऐसा कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन आप लोग बस याद रखेंगे 31 जुलाई 1932 तक इन्होंने नेतृत्व संभाला। और हुआ भी होगा कि यहाँ पर पुलिस वाले गिरफ्तार किए होंगे, है ना, खास करके बम पत्र योजना जो बनाया गया था इसके केस में इनको गिरफ्तार किया गया होगा। ठीक है, तो ऐसा टाइप से इनको याद रखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर कौन आते हैं, ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव या फिर बलदेव दुबे के नाम से इनको नाम हमको देखने में मिलता है। रायपुर में 4 अगस्त को बंदी दिवस के रूप में इन्होंने मनाया, तो ये पॉइंट इनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बंदी दिवस के रूप में इन्होंने क्या किया, रायपुर में ये 4 अगस्त का जो दिन है, 4 अगस्त को इन्होंने बंदी दिवस के रूप में मनाया। क्योंकि देखो ये अगस्त आते आते बहुत सारे जो डिक्टेटर यहाँ पर बनाए गए, ये सबको गिरफ्तार कर करके जेल में डाले जा रहे हैं। और भी बहुत सारे राजनेता हैं जिनको उठा उठा करके जेल में डाला जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। तो अब ये क्या करते हैं, अब उनको निकालना भी जरूरी है ना, बहुत लंबे समय तक वहाँ पर जेल में भी नहीं रह सकते, तो इनको निकालना भी जरूरी है। तो यहाँ पर इस प्रकार से बंदी दिवस के रूप में ये मनाते हैं। बंदी दिवस के रूप में मनाने का कारण यही था कि उनको जेल से रिहा करवाना ही इनका मुख्य कारण था। ठीक है, इनका मांग भी वही था कि बंदी दिवस के रूप में मनाएंगे और उनको जेल से बाहर हम निकालने के लिए आग्रह करेंगे, ऐसा टाइप इनका था। तो ये हुआ ब्रह्मदेव या फिर बलदेव। चलिए, अब इसके बाद लास्ट में यहाँ पर कौन बनाया गया था, लक्ष्मी नारायण तिवारी। ये अंतिम डिक्टेटर के रूप में हमको ये देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो द्वितीय चरण है, इस दौरान बहुत सारे जो डिक्टेटर है, बहुत सारे मतलब कि यहाँ पर 8 डिक्टेटर है, इनका नाम आप याद रखेंगे। और इनको कब कब गिरफ्तार किया गया है उसमें कम से कम 2-4 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर श्रीमती राधाबाई 13 जून 1932 को, पंडित रविशंकर शुक्ल 29 जनवरी 1932 को, जिस दिन पेशावर दिवस के रूप में मनाते रहते हैं उसी दिन इनको गिरफ्तार कर लेते हैं, है ना। इसके बाद यहाँ पर और कौन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये रामनारायण मिश्र हर्षुल को थोड़ा याद रख लेंगे, बम पत्र की योजना इन्होंने बनाई थी। यहाँ पर श्रीमती राधाबाई के बारे में याद रखेंगे, इनको नगर के दाई के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मदेव या फिर बलदेव के बारे में याद रखेंगे कि 4 अगस्त 1932 को इन्होंने बंदी दिवस के रूप में मनाया। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन को, रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ था। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कब हुआ था ये, 29 जनवरी 1932 को। ठीक है, 29 जनवरी 1932 को। अगला क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख चुके हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 14 फरवरी 1932 को छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस नेता को पूरे मध्य प्रांत के लिए डिक्टेटर चुना गया था। तो ये हम लोग क्या देखें, पंडित रविशंकर शुक्ल को चुना गया है, मतलब चुना गया था। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस को नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया। देखो, इनको डॉक्टर राधाबाई भी कहा जाता है ना, ध्यान में रखेंगे, पूरे नगर की सेवा करती थी डॉक्टर राधाबाई, इसलिए इसको इनको डॉक्टर की उपाधि दे दिया गया है। तो इनको गिरफ्तार कब किया गया था, तो हम लोगों ने अभी देखा है कि 13 जून 1932 को इनको गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, 13 जून 1932 को इनको गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और किन्होंने किया था, ये राधाबाई ने किया था। ठीक है, डॉक्टर राधाबाई या फिर नगर माता राधाबाई,
नगर, रायपुर नगर की दाई कौन? राधाबाई। तो इन्होंने नेतृत्व को संभाला था। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर भी राधाबाई है। अब देखिए इस दौरान मतलब कि जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण जब शुरू किया गया, तो मैंने बोला कि शुरुआती दौर में ही बहुत सारी घटनाएं हुई, जिस समय जो डिक्टेटर इस प्रकार से बनाए जा रहे बने हुए थे ना, तो बहुत सारी घटनाएं हुई। मतलब शुरुआत में ही जब ये आंदोलन जब शुरू हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण जब चालू हुआ, तो शुरुआती दौर में बहुत सारी घटनाएं हुई। फिर धीरे धीरे ये जो भी आंदोलन है वो कमजोर पड़ जाएगा। तो आगे हम लोग बहुत विशेष घटनाओं को नहीं देखते हैं। यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में ही बहुत सारी घटनाएं होती हैं, खास करके यहाँ पर फरवरी में। तो फरवरी में जो भी घटनाएं होती हैं, इस घटनाओं को इस प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया है, और बाकी इसके बाद की और जो भी घटनाएं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए उसको मैंने छोड़ दिया है। तो इतने को याद रखेंगे, इसको अभी देखेंगे हम लोग। और इसके बाद गांधी जी का आगमन होता है 1933 में। गांधी जी का आगमन होगा, नवंबर 1933 में आगमन होगा। तो गांधी जी के आगमन से फिर बहुत सारी घटनाएं वहां पर होती हैं, उसको हमको पढ़ना होता है। तो ये 3 पॉइंट ही हम लोग इसमें पढ़ते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण में। एक तो यहाँ पर बहुत सारे डिक्टेटर की नियुक्ति हो गई। अब उसी दौरान यहाँ पर जो भी फरवरी के महीने में जो घटनाएं हुई हैं उसको विशेष करके पढ़ते हैं, और उसके बाद महात्मा गांधी जी का आगमन हम लोग देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए फरवरी 1932 में जो घटनाएं हुई उनको। तो पहले तो याद रखेंगे, रायपुर में कीका भाई के विदेशी वस्त्रों के दुकान के समक्ष महिलाओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। ठीक है, विदेशी वस्त्रों की दुकान के समक्ष महिलाओं के द्वारा क्या किया गया? धरना प्रदर्शन किया गया। कहाँ? रायपुर में। किनके दुकान के सामने? कीका भाई के दुकान के सामने ये प्रदर्शन किया गया था। तो एक पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो जब ये जब इस प्रकार से जब धरना प्रदर्शन ये करते रहते हैं, तब इनकी गिरफ्तारी होती है। तो परिणाम स्वरूप पुलिस द्वारा इन आंदोलनकारी महिलाओं, जिसमें कौन कौन थी? केतकी बाई, नाम याद रखेंगे ना, ये नाम पूछा गया एग्जाम में, सब आया हुआ था। केतकी बाई, रुकमणी बाई, मंटोरा बाई, मुटकी बाई, फुटेनिया बाई, केजा बाई, इस प्रकार से ये जो भी नाम है इनको आपको याद रखना होगा। तो इनको क्या करते हैं? पुलिस वाले उठा करके जेल में बंद कर देते हैं। पुलिस वाले उठाकर क्या कर देते हैं? जेल में बंद कर देते हैं। क्यों बंद करते हैं? क्योंकि ये विदेशी वस्त्र के समक्ष क्या कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन किया जा रहा है इन महिलाओं के द्वारा। कहाँ पे? रायपुर में। ठीक है, तो नाम याद रखेंगे। क्या क्या नाम है? केतकी बाई है, रुकमणी बाई है, मंटोरा बाई है, मुटकी बाई है, फुटेनिया बाई है, केजा बाई है। इन सबको उठा करके जेल में बंद कर देते हैं। इनके द्वारा ही वहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। अब इसको देखो, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में कांग्रेस स्वयं सेवकों का जुलूस निकलता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि यहाँ पर जो कांग्रेस स्वयं सेवकों का जो जुलूस निकलता है उसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल थे। ठीक, इसको अगला पॉइंट याद रखेंगे। ठाकुर छेदीलाल के नेतृत्व में बिलासपुर में विदेशी वस्त्रों की दुकान के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाता है। देखो ये घटना कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है बिलासपुर में। ये जो घटना हुआ था यहाँ पर रायपुर में, या फिर ये नरसिंह प्रसाद वाला जो घटना है, ये सब रायपुर में हो रहा है। रायपुर में देखो, ये रायपुर में हुआ है ना। लेकिन यहाँ पर ये जो घटना है, ये जो धरना प्रदर्शन वाला है, विदेशी वस्त्रों के समक्ष तो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये बिलासपुर की घटना है। तो इसके नेतृत्वकर्ता ठाकुर छेदीलाल है। ठीक है, ठाकुर छेदीलाल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर महिलाओं के द्वारा है ना, महिलाओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। मतलब रायपुर में महिलाओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ठाकुर छेदीलाल के नेतृत्व में बिलासपुर में धरना प्रदर्शन हो रहा है। ठीक है, बिलासपुर में धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है इसको भी ध्यान में रखेंगे। रायपुर बिलासपुर में धरना प्रदर्शन देख लिए। अब यहाँ पर अगला पॉइंट याद रखेंगे, बलीराम आजाद। बलीराम आजाद जो कि संस्थापक रहेंगे किसका? वानर सेना का। वानर सेना, ठीक है, वानर सेना हम लोग पिछले जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रथम चरण था उसमें भी हम लोगों ने वानर सेना के बारे में बात किया था, लेकिन वो बिलासपुर में बनाया गया था। ठीक है, बिलासपुर में उसका गठन किया गया था वानर सेना का, लेकिन द्वितीय चरण में यहाँ पर रायपुर में गठन किया जाता है। तो बलीराम आजाद जो कि वानर सेना के संस्थापक बनते हैं, यति यतन लाल जो कि संचालक बनते हैं, संचालित किया जा रहा है यति यतन लाल के द्वारा, लेकिन संस्थापक कौन थे? बलीराम आजाद। तो इनके द्वारा रायपुर में वानर सेना का गठन करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को मिला जुला करके, छोटे छोटे बच्चों का संगठन बना करके, छोटा सा ग्रुप बना करके उनको एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाने के लिए या फिर किसी और कुछ छोटी मोटी वस्तुओं को पहुंचाने के लिए वहां पर इनको बनाया गया था। मतलब इनको एक ग्रुप बनाया गया था, वानर सेना का नाम उनको दिया गया था। ठीक है, वानर सेना का गठन किया गया था, ऐसे हम बोलेंगे। तो इनका जो प्रमुख क्षेत्र था वो ब्राह्मणपरा था। ब्राह्मणपरा वाला एक क्षेत्र है रायपुर में, देखेंगे तो
तो उस ब्राह्मणपारा जो क्षेत्र है वहीं पर आसपास में ये जो भी वानर सेना का जो संगठन था वो वहाँ पर रहा करते थे। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से वह हम लोगों ने वानर सेना देखा। तो ये रायपुर में जो फरवरी माह में, ये मुख्य रूप से फरवरी माह में हुआ है ना, मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो द्वितीय चरण है इसका फरवरी महीने में ही जो भी घटना है ये मुख्य रूप से हमको देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर मंटोरा बाई, मुटकी बाई, फुटनिया बाई, केजा बाई को उनके स्वतंत्रता आंदोलन के किस कार्य हेतु जेल में रखा गया था। ठीक है, तो इन सबको किस कार्य हेतु जेल में रखा गया था। पहला ऑप्शन क्या है, विदेशी सामान की बिक्री के दौरान धरना। असहयोग आंदोलन के तहत जंगल सत्याग्रह। असहयोग आंदोलन कहाँ से आ गया, यहाँ पर नहीं रहेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नमक सत्याग्रह नहीं किया गया था। नमक सत्याग्रह तो पहला जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वहां पर हो चुका है। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत चरखा, ये भी नहीं है। क्या रहेगा, विदेशी सामान के बिक्री के दौरान धरना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ में गतिविधि एवं नेतृत्व सुमेलित नहीं है ना, नहीं है वाला यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है। देखिए, तो 29 जनवरी 1932 को रायपुर में पेशावर दिवस मनाया गया था। नेतृत्वकर्ता कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल थे, ये तो सही है। ठीक, हम लोग इस प्रकार से पढ़ चुके हैं। फरवरी 1932 में रायपुर में वानर सेना का गठन हुआ था। ठीक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। कौन थे इसका नेतृत्वकर्ता, बलीराम आजाद थे, मतलब कि इसके संस्थापक कौन थे, बलीराम आजाद थे। इस प्रकार से फरवरी 1932 में बिलासपुर में विदेशी वस्त्रों की दुकानों के समक्ष धरना। ठाकुर छेदीलाल, देखो बिलासपुर में, ठीक है, बिलासपुर में ठाकुर छेदीलाल हम लोग ये भी देख चुके हैं। ठीक है, ये कथन भी क्या है, सही है। बिलासपुर में जो विदेशी वस्त्रों के समक्ष धरना प्रदर्शन जो हुआ था वो किनके द्वारा किया गया था, ठाकुर छेदीलाल के नेतृत्व में किया गया था। और बाकी यहाँ पर जो रायपुर में हुआ था वो महिलाओं ने किया था। मार्च 1932 में दुर्ग में नमक कानून का उल्लंघन। नमक कानून यहाँ से कहाँ आ गया है ना, नमक कानून नहीं रहेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण बोला गया था ना, तो दूसरा चरण में नमक कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। ये घनश्याम सिंह गुप्त बोल दिया है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, यही रहेगा। ठीक है, इसका देखो बालोद में फरवरी 1932 में कांग्रेस स्वयं सेवकों का जुलूस। नरसिंह प्रसाद, अच्छा यहाँ पर ये बालोद लिखा हुआ है ना, ध्यान में रखेंगे। रायपुर के ही क्षेत्र में आता था हालांकि वो भी, लेकिन यहाँ पर बालोद को विशेष करके याद रखेंगे। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में किया जा रहा है। ये जो हम लोगों ने देखा था ना, यहाँ पर कहाँ है बालोद, सॉरी नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, ये देखिए नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में कांग्रेस स्वयं सेवकों का जुलूस निकलता है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर दिया गया है। तो फिलहाल तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। बाकी सभी कथन सही है, ये डी ऑप्शन जो है वो गलत है। हमको ये जो पूछा गया था ना, सही नहीं है या फिर सुमेलित नहीं है, सुमेलित कौन नहीं है, ये नहीं है। चलिए, तो इस प्रकार से ये हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर गांधी जी के आगमन को हम लोग पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था ना इस समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है और इसी दौरान हमारे छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी जी का आगमन होता है। ये द्वितीय आगमन है। प्रथम जो आगमन था वो असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था, तो वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अब द्वितीय आगमन को देखना है। ये द्वितीय आगमन द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये हो रहा है। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पर। तो गांधी जी का छत्तीसगढ़ में द्वितीय आगमन 22 से 28 नवंबर 1933 तक होता है। ठीक है, मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण में ये होता है। देखो यहाँ पर इसको याद रखने का थोड़ा सा ट्रिक ऐसे कुछ याद रख सकते हैं। 22 तारीख को आ रहे हैं, नवंबर के महीने में आ रहे हैं, नवंबर के महीने में आ रहे हैं और 1933 में आ रहे हैं। 2-2-1-1-3-3, ठीक है, 2-2-1-1-3-3, 2-2-1-1-3-3, ऐसे टाइप से इसको याद रखेंगे। 22 नवंबर 1933 सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण चल रहा है। इस समय हमारे छत्तीसगढ़ में गांधी जी का आगमन होता है। तो ये जो आगमन है छत्तीसगढ़ में गांधी जी का जो आगमन है, इसका मुख्य उद्देश्य अगर हम देखें तो आप सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रचार करना या फिर और कुछ ऐसे नहीं बोलेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य जो रहेगा, मुख्य उद्देश्य आप ये बोलेंगे कि हरिजन कल्याण, दलित उत्थान और छूतोद्धार
कार्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। सूत्रोद्धार यहाँ पर जो कार्यक्रम है ये गांधी जी का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर था। ठीक है, असूत्रोद्धार, ठीक, असूत्रोद्धार कार्यक्रम इनका मुख्य उद्देश्य था गांधी जी के द्वारा, मतलब छत्तीसगढ़ में गांधी जी का द्वितीय जो आगमन होता है उसका मुख्य उद्देश्य। प्रथम जो आगमन हम लोगों ने देखा था तो उस समय तो कंडेल नहर सत्याग्रह चल रहा था और असहयोग आंदोलन हम लोग देखे थे। तो असहयोग आंदोलन में समर्थन प्राप्त करना जो प्रथम आगमन है उसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन द्वितीय आगमन के जो उद्देश्य पूछाएगा तो क्या क्या बोलेंगे, हरिजन कल्याण, दलित उत्थान और अछूतोद्धार कार्यक्रम इनका द्वितीय आगमन का मुख्य उद्देश्य था। चलिए, तो ये हुआ। अब गांधी जी ने अपने द्वितीय आगमन के दौरान पंडित सुंदरलाल शर्मा को गुरु की उपाधि दी, क्योंकि गांधी जी के पूर्व ही अछूत उद्धार का कार्य इन्होंने प्रारंभ किया था। देखो, तो ये जो हम लोगों ने देखा था ना कि ये जो पंडित सुंदरलाल शर्मा है, ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार हम लोग देखे थे कि राजिम में जो मंदिर है, राजीव लोचन मंदिर है, तो वहां पर अछूतोद्धार कार्यक्रम के लिए मंदिर प्रवेश की योजनाएं बनाए रहते हैं, मंदिर प्रवेश की योजना बनाए रहते हैं, लेकिन वहां पर बंदूकधारी तैनात रहते हैं। ये हम लोगों ने कब पढ़ा हुआ था, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका। ठीक है, जहाँ तक याद रहे 1918 के आसपास हम लोगों ने देखा था। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, टाइम को डेट को देख लीजिएगा, 1918 या फिर 1925 का जो समय है उस समय पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये 1925 का समय जहाँ तक, ठीक है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा पहले ही काम किया जा चुका है। मतलब कि अछूत उद्धार का जो कार्यक्रम है वो पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ में पहले ही किया जा चुका है। तो इसी वजह से गांधी जी क्या करते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपने गुरु की उपाधि देते हैं। ठीक है, देखो गांधी जी तो अभी यहाँ पर काम करना शुरू कर रहे हैं। अछूत उद्धार या फिर जो दलित उत्थान है इस क्षेत्र में काम करना ये कब शुरू कर रहे हैं, 1933 में शुरू कर रहे हैं। लेकिन इनसे बहुत पहले ही यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा ये जो कार्य है, मंदिर प्रवेश की जो योजना है वो पहले ही किया जा चुका है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो अछूत उद्धार का जो कार्यक्रम है वो पहले ही पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा शुरू किया जा चुका है। ठीक है, तो ये हम लोग इस प्रकार से इसको देखते हैं। इसी वजह से गांधी जी यहाँ पर गांधी जी क्या बोलते हैं कि जो पंडित सुंदरलाल शर्मा है इनको अपने गुरु की उपाधि देते हैं। क्या बोलते हैं, अपने गुरु की उपाधि देते हैं। इसको ध्यान में रखना है आपको। अब यहाँ पर एग्जाम में आता है कि कौन से आगमन में दिया गया था। गांधी जी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपनी गुरु की उपाधि छत्तीसगढ़ में उनका कौन सा आगमन था, कौन सा क्रम का आगमन था, तो उनका द्वितीय क्रम का आगमन था। द्वितीय आगमन के दौरान उन्होंने क्या कहा, पंडित सुंदरलाल शर्मा को गुरु की उपाधि दिया। इसका देखो, स्मिथ पियर्स जो ये राजकुमार कॉलेज की ये प्रिंसिपल थे। तो स्मिथ पियर्स क्या करते हैं, गांधी जी को इनके जब द्वितीय आगमन होता है, गांधी जी के द्वितीय आगमन के दौरान इनको राजकुमार कॉलेज में भाषण देने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो स्मिथ पियर्स 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य थे। तो ये क्या करते हैं, जो स्मिथ पियर्स हैं वो गांधी जी को भाषण देने के लिए राजकुमार कॉलेज में क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं। ठीक, कि वहाँ पर आकर के उनको भाषण। अब यहाँ पर राजकुमार कॉलेज लिखा हुआ है ना, ये ध्यान में रखेंगे, स्कूल है, रायपुर में है ये। ठीक है, रायपुर में है ये राजकुमार कॉलेज यहाँ पर लिखा गया, लेकिन ये एक प्रकार का स्कूल है। हालांकि कॉलेज लिख दिया गया है लेकिन स्कूल है ये। तो जो स्कूल था, कौन सा स्कूल था, राजकुमार कॉलेज नाम से जो स्कूल है रायपुर में, वहाँ पर स्मिथ पियर्स क्या करते हैं, भाषण देने के लिए बुलाते हैं गांधी जी को 1933 में। ठीक है, उनके जब द्वितीय आगमन होता है तो। अब देखिए, गांधी जी हमारे छत्तीसगढ़ जब आते हैं तो उनके द्वारा कौन कौन सी जगह पर जाकर के क्या कर, मतलब कहाँ पे भाषण दिया जाता है, मतलब कौन कौन सी जगह का उन्होंने भाषण दिया है, उन सब चीज़ों को यहाँ पर ये लिखा गया है। ठीक है, तो इसको हमको देखना है, कौन कौन सी जगह का दौरा किया है उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। देखो, तो यहाँ पर 22 नवंबर को जब आते हैं तो पहले तो ये दुर्ग में है ना, दुर्ग में संबोधित करते हैं। फिर यहाँ पर रायपुर पहुँचते हैं, रायपुर में उनका भव्य स्वागत होता है। मतलब कि 22 नवंबर 1933 को जब पहुँचते हैं छत्तीसगढ़, तो ये इधर दुर्ग वाले क्षेत्र से ना, मतलब कि राजनांदगांव दुर्ग होते हुए आते हैं। तो पहले ये रुकते हैं कहाँ, दुर्ग में उनका क्या होता है, बहुत भव्य स्वागत करते हैं, वहाँ पर कुछ लोगों को संबोधित करते हैं। और फिर इसके बाद पहुँच जाते हैं कहाँ, रायपुर। तो रायपुर में भी क्या होता है, रायपुर में भी इनका भव्य स्वागत होता है। दुर्ग से रायपुर कार में बैठ करके आते हैं। तो अब दुर्ग तक वो ट्रेन में आ रहते हैं, फिर यहाँ से दुर्ग से रायपुर यहाँ पर कार में बैठ करके आते हैं। और इसके बाद यहाँ पर रायपुर में क्या हो रहा है, भव्य इनका स्वागत होता है।
फिर 23 नवंबर को विक्टोरिया गार्डन, जिसको अभी मोती बाग के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इनका नाम मतलब विक्टोरिया गार्डन पहले इसका नाम था, इसका नाम परिवर्तित करके मोती बाग रखा गया है। अभी भी मतलब रायपुर में जाएंगे तो वहाँ पर मोती बाग है, पूछेंगे तो कोई भी बता देंगे। तो जो विक्टोरिया गार्डन है, विक्टोरिया गार्डन में खादी और स्वदेशी प्रदर्शनी का अवलोकन करता है। वहाँ पर पहले ही क्या किया जा रहा है, खादी और स्वदेशी जो प्रदर्शनी है वो लगाया गया है, तो उसका अवलोकन करते हैं। ठीक है, मोती बाग में। इसके बाद मौधापारा में यहाँ पर सभा करते हैं। मौधापारा में रायपुर में क्या करते हैं, सभा करते हैं। सतनामी आश्रम का अवलोकन करते हैं। अनाथालय का भी दौरा करते हैं। इस प्रकार से 3-4 काम यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, पहले विक्टोरिया गार्डन में जाकर के वहाँ पर खादी प्रदर्शनी जो लगाया गया है, स्वदेशी प्रदर्शनी जो लगाया गया है, उसका अवलोकन करते हैं। मौधापारा में जाकर के सभा करते हैं। सतनामी आश्रम और अनाथालय का दौरा करते हैं। ठीक है, रायपुर में। इसके बाद अगला जो दिन है 24 नवंबर, बिलासपुर के गांधी चौक पहुँचते हैं। बिलासपुर के गांधी चौक में आकर के संबोधित करते हैं। बिलासपुर गांधी चौक में एक बड़ी सभा को संबोधन करते हैं। फिर वापस से रायपुर चले जाते हैं। फिर से रायपुर में संबोधन होता है और फिर अगले दिन यहाँ पर मतलब कि 25 नवंबर को धमतरी में सभा करते हैं। ठीक है, मतलब धमतरी पहुँचते हैं। धमतरी में वहाँ पर लोगों का एक बड़ा जुलूस निकलता है। पिछली बार भी धमतरी पहुँचे थे गांधी जी, है ना, कंडेल नहर सत्याग्रह के दौरान। अब दोबारा यहाँ पर गांधी जी का आगमन हो रहा है, तो वहाँ पर और ज़्यादा लोगों के मन में उत्साह उनको देखने के लिए हो रहा है। वहाँ पर लोग क्या करते हैं, बहुत भव्य तरीके से स्वागत करते हैं। तो जब गांधी जी वहाँ पर पहुँचते हैं, धमतरी में जब पहुँचते हैं, तो वहाँ का जो भीड़ था, उस भीड़ को देख करके गांधी जी के मन में एक मतलब कि गांधी जी एक यहाँ पर एक वाक्य बोले हैं, इनको हमको यहाँ पर देखना होगा। यह तहसील वस्तुतः यहाँ की बारदोली है। ठीक है, यह तहसील वस्तुतः यहाँ की बारदोली है, यह गांधी जी बोलते हैं। ठीक है, वहाँ का जो भीड़ है, लोगों के मन में जो उत्साह है, लोगों का जो स्वागत करने का तरीका है, इन सभी चीज़ों को देख करके गांधी जी के मन में ये ख्याल आता है और वो क्या बोलते हैं, यह तहसील वस्तुतः यहाँ की बारदोली है। मतलब कि जो धमतरी तहसील है, इसको क्या बोला जा रहा है, यह तहसील वस्तुतः यहाँ की बारदोली है। मतलब कि धमतरी की इन्होंने बारदोली की संज्ञा दिया है। धमतरी को इन्होंने क्या कहा कि बारदोली, मतलब कि छत्तीसगढ़ की बारदोली के रूप में इसको संज्ञा दिया गया गांधी जी के द्वारा। अब इसके बाद 26 और 27 नवंबर को बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ बहुत सारी जगह यहाँ पर दौरा कर करके लोगों मतलब कि वहाँ से लोगों को संबोधित करते हैं। पलारी, बलौदाबाजार, सिमगा और बहुत सारी जगह है जहाँ पर दौरा करते हैं और वहाँ के लोगों को संबोधित करते हैं। अब इसके बाद 28 नवंबर को ये बालाघाट के लिए रवाना हो जाते हैं। ठीक है, 28 नवंबर को क्या बालाघाट के लिए निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से 22 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर, ठीक है, 22 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर तक का जो समय है, हमारे छत्तीसगढ़ में गांधी जी का दौरा रहता है। अलग अलग जगह में जा करके लोगों को अलग अलग तरीके से संबोधित करते हैं। तो इसमें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो पहला ही डेट है इम्पॉर्टेंट है कि 22 नवंबर को हमारे छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं, दुर्ग रायपुर में संबोधित करते हैं लोगों को। दूसरा याद रख लेंगे, इन्होंने सतनामी आश्रम, मौधापारा में सभा, अनाथालय का दौरा, खादी और स्वदेशी प्रदर्शनी का अवलोकन, ये सब किया है। इसके बाद बिलासपुर पहुंचते हैं 24 नवंबर को। फिर यहाँ पर धमतरी पहुंचते हैं 25 नवंबर को। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। ठीक है, 24, 25, 28, इससे पहले 22, 23, ये सभी डेट को थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। एग्जाम में गांधी जी जब प्रश्न बनता है ना, तो यहाँ से पूछे जाने की संभावना रहती है। देखो प्रश्न क्या पूछा गया था, 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम क्या था। ठीक है, राजकुमार कॉलेज के जो प्रिंसिपल था वो कौन था, स्मिथ पियर्स था, है ना। 1900 सॉरी अपना CGPSC प्री 2021 में पूछा गया था। अरे बहुत विवादित क्वेश्चन था ना, क्योंकि इससे पहले हम लोग कुछ और पढ़ रहे थे, राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य कोई और नाम पढ़ा जाता था, लेकिन यहाँ पर ये विवादित क्वेश्चन उठ गया था। मतलब कि ये जो CGPSC प्री 2021 है, खास करके CGPSC प्री 2021, 2022, ये दो जो डेट था 2020, 2021, 2022, ये 3 साल का जो क्वेश्चन पेपर था, बहुत बोला जाता है कि बहुत बेकार आया था। तो वहाँ जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं उनमें विवाद उठा था। तो चलो फिलहाल तो इसका आंसर यहाँ पर स्मिथ पियर्स है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लो, इस राज्य के निम्नलिखित में किस नेता ने गांधी जी को पूर्व ही अछूत उद्धार का कार्य प्रारंभ कर दिया था। मतलब कि किस नेता ने गांधी जी से पूर्व ही अछूत उद्धार का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया था। तो ये कौन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा है। ठीक है, कौन से एग्जाम में आया हुआ है तो नहीं लिखा गया है, लेकिन ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, ये पूछा गया है, कई बार आया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ उसको एक बार लिखता हूँ, क्योंकि उसको बार बार लिख के टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। अछूत उद्धार के लिए गांधी जी ने छत्तीसगढ़ का दौरा कब किया था, देखो
अगस्त नवंबर, अगस्त 1932 दिया है, नवंबर 1933 दिया है, और अप्रैल 1934 दिया है, मार्च 1935 दिया है। तो ये नवंबर 1933 में इन्होंने दौरा किया था। ठीक है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण 32 चालू हो गया है ना, 32 चालू हो गया है, 32, 33, 34 हम लोग देखते हैं। ये देखो 32, 33, 34, लेकिन आ रहे हैं गांधी जी 33 में, नवंबर 33 में, लास्ट में पहुंच रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इस राज्य में अस्पृश्यता मतलब कि छुआछूत उन्मूलन के कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ठीक है, देखो एग्जाम में मैं बोला ना बहुत बार पूछा गया है, तो कौन थे? सुंदरलाल शर्मा थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा। खालिस्तान के दौरान महात्मा गांधी दूसरी बार छत्तीसगढ़ आए थे, क्या चल रहा था जब दूसरी बार छत्तीसगढ़ आए? असहयोग आंदोलन था कि भारत छोड़ो आंदोलन था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन था? तो क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन इस समय चल रहा था। चलिए, तो इस प्रकार ये हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण भी समाप्त होता है। अब इसके बाद की जो भी घटनाएं हैं हम लोग सीधा 1937 में जो इलेक्शन होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो भी इलेक्शन वगैरह हो सबके बारे में, 37 की जो घटनाएं हैं वो सबके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हमारा शुरू हो जाएगा 1942, 42, 43, 44, 45, 46, 47 प्रकार से चीज़ों को हम लोग देखेंगे, और मुश्किल से 3 से 4 क्लास और फिर छत्तीसगढ़ का इतिहास समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।